तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तुमने जो है थर्ड चैप्टर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था, ठीक है। ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। और इक्विलिब्रियम की मीनिंग तो पढ़ चुके हो ना तुम लोग, क्या होती है? स्टेट ऑफ रेस्ट, जहां पे ना आप आगे बढ़ने की सोचो ना नीचे आने की सोचो, इसे क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। खैर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम चैप्टर है। सबसे पहले प्रोड्यूसर क्या होता है, ठीक है। प्रोड्यूसर को हम लोग कहीं कहीं पे सप्लायर करके बोलते हैं, कहीं पे फर्म करके बोलते हैं, ठीक है। तो देखो फर्म कहो, सप्लायर को, या प्रोड्यूसर को। बात देखिए, कह रहे फर्म इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एंटिटी विच एम्प्लॉय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस कमोडिटीज दैट इट सेल्स टू अदर पीपल। मतलब कह रहे फर्म क्या करती है? एम्प्लॉय करती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड लेबर कैपिटल, और उससे क्या बनाती है? सामान बनाती है, आउटपुट बनाती है, ठीक है। फर्म इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एंटिटी, ये इकोनॉमिक एंटिटी है। इकोनॉमिक एंटिटी वही होती है जो कुछ खरीदे और कुछ बेचे, ठीक है। कह रहे फर्म इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एंटिटी विच एम्प्लॉय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये लगाती क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाती है। अभी बात करी लैंड लेबर कैपिटल लगाती है टू प्रोड्यूस कमोडिटीज, और लगा के क्या करती है? सामान बनाती है, गुड्स बनाती है। इट्स दैट इट सेल्स टू अदर पीपल, फिर उसको बेच देती है, ठीक है। रीड के लिए क्या लिखा है? कह रहे फर्म परफॉर्म टू काइंड्स ऑफ फंक्शन इन एन इकोनॉमी। कह रहे दो तरीके के फंक्शन फर्म करती है, और इसी में पढ़े तुमने, ठीक। पहला लिखा है फर्म बाइज द फैक्टर सर्विस लार्जली फ्रॉम हाउस होल्ड। फैक्टर सर्विस खरीदती है, लेबर लगाती है। लेबर लगाना क्या है? फैक्टर सर्विस खरीदना है। पैसा उधार लेती है, ये भी क्या है? फैक्टर सर्विस कह सकते हो। खैर सेकेंड है द फर्म ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट बाय ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट फैक्टर प्रोडक्शन। और उन फैक्टर प्रोडक्शन को लाके क्या करती है? इनपुट से आउटपुट, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना देती है। अब फर्म इक्विलिब्रियम या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है उसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। फर्म इक्विलिब्रियम पे कहां पे होगी? लिखा है फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन गिवन द डिमांड एंड कॉस्ट कंडीशन इट प्रोड्यूसेस दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट व्हिच इट्स प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड। मतलब कह रहे हैं इतना आउटपुट बनाए कि उसका प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमाइज, कि उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्रोड्यूसर काहे में होगा? इक्विलिब्रियम। नॉर्मल सी बात है ना ये तो, कि आप अगर एज अ प्रोड्यूसर हो तो क्या चाहोगे? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, इक्विलिब्रियम पे आना। तो इक्विलिब्रियम कहो या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये सब कीवर्ड है। कह रहे फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन गिवन द डिमांड एंड कॉस्ट कंडीशन। मार्केट में जो डिमांड है और कॉस्ट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इट प्रोड्यूसेस दैट लेवल ऑफ आउटपुट। आप उतने सामान बनाओ एट विच इट्स प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड, कि आपका प्रॉफिट वहां पे क्या हो? मैक्सिमाइज। कि हम कह रहे हैं हम 4 पीस बनाते हैं तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, तो मेरा इक्विलिब्रियम 4 होगा, ठीक है। रीड के लिए क्या लिखा है? लिखा है हाउ डज अ फर्म डिसाइड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्राइस। कह रहे फर्म कैसे डिसाइड करेगी? कह रहे वी कंबाइन द कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर्व एक्सप्लेन्ड इन चैप्टर 8 टू स्टडी इट। आपने कॉस्ट एंड रेवेन्यू चैप्टर पढ़ा था, कह रहे उसको कंबाइन करके कुछ ये बताएंगे कि कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। अब जिसने नहीं भी पढ़ा है ना उसको हम शॉर्ट में बता देंगे जब आएगा टॉपिक, ठीक है। तो ये रीड के लिए क्या लिखा हुआ है ये ध्यान रखना कि एक चैप्टर से इसका कनेक्शन है, ठीक। देखो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, आपने कॉस्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब इतना प्रॉफिट बस आप बिजनेस करते रहो, ठीक है। आप कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं कमा रहे हो, हाँ बस कंटिन्यू करने के लिए कमा रहे हो, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। क्या लिखा है? नॉर्मल प्रॉफिट आर डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट आर हाई इनफ सो दैट फर्म इन द इंडस्ट्री आर इंड्यूस्ड टू रिमेन इन द इंडस्ट्री। आप अगर कोई काम कर रहे हो तो इतना तो आ रहा है कि भैया करते रहेंगे हम इस काम को, ठीक है। लेकिन येट लो इनफ सो दैट न्यू फर्म डू नॉट वांट टू एंटर द इंडस्ट्री। और इतना कम भी है कि कोई नया आने की सोच भी नहीं रहा है, ठीक है। इतना प्रॉफिट हो रहा है कि आप जाना नहीं चाहते हो, और इतना ही है कि दूसरा ये नहीं सोचेगा चलो यहाँ बहुत कमाई है चलो चलें इस काम को करें, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। और हमने आपको बताया था कि ये नॉर्मली कॉस्ट में ही जुड़ा होता है, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट में जुड़ा होता है, याद है ना। तो क्या लिखा है? नॉर्मल प्रॉफिट आर कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट। इसको आप नॉर्मली गिनते भी नहीं हो, ये कॉस्ट में ही मान लेते हो कि ये मेरा थोड़ा मेहनताना है, कह सकते हो। प्योर प्रॉफिट क्या होगा? प्योर प्रॉफिट देखो 3 नाम है, एक होता है प्योर प्रॉफिट, एक होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट, एक होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, तो नॉर्मल ना सुपर नॉर्मल। तो ये नॉर्मल असली वाला प्रॉफिट होता है कि आप इससे भी ज्यादा कमा रहे हो, तो क्या कहलाएगा वो? इकोनॉमिक प्रॉफिट या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर प्योर प्रॉफिट। लिखा है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब जो पैसा आ रहा है, ओवर कॉस्ट, ठीक है, आपकी कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट में इंक्लूडिंग है क्या? नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट पहले जोड़ दिया हमने, उसके ऊपर भी कमाई आ रही है, इज व्हाट वी कॉल प्योर प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट इन इकोनॉमिक्स। नीचे क्या लिखा है? इफ रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट देन द फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आपकी जो कमाई आ रही है ना वो किससे मैच कर रही है? कॉस्ट से। तो आप कमा रहे हो क्या कमा रहे हो? सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट कॉस्ट में जुड़ा रहता है, ठीक है।
आगे लिखा है बट इफ रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट, रेवेन्यू बड़ा है कॉस्ट से, तब क्या कमा रहे हो, तब आप ये वाला प्रॉफिट कमा रहे हो। देन द फर्म अर्न्स प्योर और इकोनॉमिक और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सिंपल है एकदम। एक छोटा सा नोट है इसके बाद, नॉर्मली होता गया है, अगर कोई भी देखता है, ठीक है, सोसाइटी या कोई भी मेंबर देखता है कि भैया एक काम है बहुत ज्यादा चल रहा है, उसमें कमाई बहुत है, तो लोग उसमें एंटर करना शुरू हो जाते हैं, नए नए लोग एंटर करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जब एंटर करते हैं तो धीरे धीरे कमाई फैल जाती है, बढ़ जाती है, और एंटर करते हैं तो फिर होता क्या है कि भैया लॉस होने लगते हैं। जब लॉस होने लगते हैं, देखते कमाई कम है तो भागना शुरू होते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा ये मतलब होता ही है सोसाइटी में ऐसा, कहीं देखते हैं काम में प्रॉफिट ज्यादा है तो वहीं घुसने लगते हैं, और जब देखते हैं लॉस हो रहा है तो वहां से भागने लगते हैं, ठीक है। क्या लिखा, पॉजिटिव प्योर प्रॉफिट वुड अट्रैक्ट द न्यू फर्म्स। प्योर प्रॉफिट अगर हो रहा है तो नई फर्म क्या होंगी, अट्रैक्ट इनटू द इंडस्ट्री टू अर्न हाई प्रॉफिट, इंडस्ट्री में आएंगी उस वाली ताकि ज्यादा कमा सके, ठीक है। उसके बाद लॉसेस और नेगेटिव प्रॉफिट क्या करेंगे, ऑन द अदर हैंड वुड इंड्यूस द ओल्ड फर्म टू मूव रिसोर्सेज टू एल्सवेयर, लॉस हो रहा होगा तो भागेंगे छोड़ के। नेक्स्ट आते हैं रूल्स फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात हो रही है ना, फर्म इक्विलिब्रियम पे कहां पे होगी, जब वो क्या करे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे, ठीक है। तो कह रहे रूल्स फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कह लो, या हाउ अ फर्म रीचेस इट्स इक्विलिब्रियम कह लो, कि फर्म इक्विलिब्रियम पे कहां पे होगी, या फिर हाउ अ फर्म मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट कह लो, ठीक है। तो इसके दो अप्रोच होते हैं कि आप बता पाओगे कहां फर्म को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। क्या अप्रोच होंगे, दो। एक अप्रोच है तुम्हारा टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, ठीक। टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू मतलब कमाई, टोटल कॉस्ट मतलब जो खर्चा आ रहा है, ठीक है। इस अप्रोच से एक बार पढ़ेंगे। एक होगा तुम्हारा मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, एक ये अप्रोच होगा। बस टोटल कॉस्ट नहीं है, कौन सी कॉस्ट है, मार्जिनल। टोटल रेवेन्यू नहीं है, कौन सा है, मार्जिनल रेवेन्यू। इसकी बात आगे होगी, अभी इसकी बात हमें करनी भी नहीं है। पहले किसके टॉपिक पूरा चलेगा, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। अच्छा, पहले हम आपको इसका ग्राफ रिवाइज करा दे कैसे था। टोटल रेवेन्यू का ग्राफ कैसे था, जिसने पढ़ा था उसको पता होगा, इसने नहीं भी पढ़ा था आप देख लो। टोटल रेवेन्यू का ग्राफ हमेशा ऐसे जाता है, ठीक है, शॉर्ट रन में, और ये तुम्हारा परफेक्ट कंपटीशन था, पढ़ा था ना, बस ऐसे जाता है, इतना ध्यान रखना जिसने नहीं पढ़ा। ये टोटल रेवेन्यू का ग्राफ है। टोटल कॉस्ट कैसी होती है, ये पढ़ा है तुम लोगों ने। टोटल कॉस्ट कुछ इस तरीके था, पहले एक तुमने पढ़ा था टोटल फिक्स कॉस्ट, वो स्ट्रेट लाइन थी, याद है, टोटल फिक्स कॉस्ट, ध्यान है सबको, टोटल फिक्स कॉस्ट स्ट्रेट लाइन थी, ये सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी, वो कैसी थी, शुरुआत में डिक्रीजिंग रेट से बढ़ी है, फिर इंक्रीजिंग, ध्यान है कैसी थी, कुछ ऐसी थी। टोटल कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट क्या थी, टोटल फिक्स्ड और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कॉम्बिनेशन। टोटल फिक्स जो लग रही है, टोटल वेरिएबल जो लग रही है, इनका ध्यान है, वो कहां से स्टार्ट हो रही थी, वो यहां से स्टार्ट हो रही थी, और कैसे चल रही थी, सेम जैसे कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट चल रही वैसे ही। इसको क्या बोला था हम लोगों ने, टोटल कॉस्ट। तो हमें यही चाहिए, टोटल कॉस्ट चाहिए। टोटल फिक्स लेंगे, नहीं लेना है। टोटल वेरिएबल लेना है, नहीं लेना है। कॉस्ट वाले चैप्टर की टोटल कॉस्ट चाहिए, क्योंकि क्या लिखा है, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। जो ग्राफ बनेगा टोटल रेवेन्यू पड़ेगा उसमें, और दूसरी चीज क्या पड़ेगी, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे पड़ेगी, देखो कहीं 20 से शुरू हुई है, ध्यान रखना इस बात का। तो हम इसको शुरू करेंगे थोड़ा यहाँ से, और इसी के ऐसे करके ऐसे नाचिए, देखो एकदम सेम ऐसे बनी है, हमने इसको मिला के सेम ऐसे बना दी। दोनों को कंबाइन करना है, क्योंकि अप्रोच क्या है, टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू अप्रोच। ग्राफ याद आ गए, ठीक है। देखिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम देखने जा रहे हैं कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ करेगा, कौन सा अप्रोच अपनाना था, अभी बताया था, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, टीआर टीसी अप्रोच। टीआर कैसे बनेगा, सीधा, तो कैसे बनाया हमने, सीधा, ये क्या है, टीआर। टोटल कॉस्ट कैसे बनेगी, डिक्रीजिंग इन्वर्टेड एस शेप कहते हैं इसको। तो देखो यहां से गई है, 20 से उठी है, फिर बढ़ी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इंक्रीज करी है, इतना डिक्रीजिंग रेट है, उसके बाद इंक्रीजिंग रेट है, और उसने लिखा गया है टोटल प्रॉफिट। अच्छा एक बात बताओ, इसमें देख के कोई बता पाएगा कि प्रॉफिट वाला एरिया कौन सा है, जाहिर सी बात है ना, टोटल रेवेन्यू मतलब पैसा आना है, टोटल कॉस्ट जो पैसा खर्चा होना है। प्रॉफिट कहां होगा, जहां टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा हो, ऑब्वियस सी बात है। अगर तुम ओ से एल देखो तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। टोटल कॉस्ट ऊपर है, टोटल रेवेन्यू नीचे है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, सही है, लॉस हो, ऑब्वियस है, टोटल रेवेन्यू कम आ रहा है पैसे, कॉस्ट ज्यादा है, इतना एरिया लॉस का है, साफ समझ में आ रहा है।
अच्छा ये एरिया का है ये प्रॉफिट का, जाहिर सी बात है कॉस्ट नीचे है, रेवेन्यू ऊपर है। और इसके बाद फिर से क्या हो रहा है, इसके बाद फिर लॉस हो रहा है, यही लिखा हुआ है टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू टीआर माइनस टीसी। यहाँ टीआर माइनस टीसी जो हो रहा है ना, ये पूरा प्रॉफिट का एरिया है, मतलब टीआर बड़ा है टीसी छोटा है, ठीक है। आगे भी लिखा भी हुआ है देयरफॉर प्रॉफिट इज मैक्सिमम वेयर टीआर माइनस टीसी इज मैक्सिमम। और जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट मैक्सिमम वहां होगा जहां इन दोनों का गैप क्या है, मैक्सिमम। प्रॉफिट मैक्सिमम कहां होगा, जहां टीआर ज्यादा और टीसी सबसे कम हो, ठीक है। तो इसमें देख के बता पाओगे, अगर हम इस लाइन को खींचे ना एम को, यही वो पॉइंट है जहां पे टीआर और टीसी का गैप सबसे ज्यादा है, यही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। पहले तो प्रॉफिटेबल रेंज के अंदर ही होगा, ऑब्वियस है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहां होगा, जहां टीआर और टीसी का गैप सबसे ज्यादा हो। तो यही तो लिखा हुआ है, बच्चों वाली बात एक तरीके कह सकते हो। Therefore profit is maximum where TR minus TC is maximum. Hence a firm will maximize its profit at that level of output where the difference between TR and TC is maximum. यही हमने बोला और यही लिखा हुआ है। और साफ समझ में आ रहा है, OM पे है ये। लेकिन आपको जब समझाना होगा ना, तो ऐसी 2-3 बातों में नहीं सारी बातें बताओगे। तो भैया इधर लॉस है, इसके आगे भी लॉस है, प्रॉफिटेबल रेंज इतनी है, इसमें भी M वाला पॉइंट क्यों है, ये थोड़ी बहुत बातें इसमें लिखी है, सब बच्चों वाली बातें लिखी, कुछ ज्यादा लिखा है, ठीक है। अच्छा क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट पे है, लिखा है टीआर कर्व। अब बता रहे हैं कि टीआर कर्व कैसा जा रहा है, टीसी कर्व कैसा जा रहा है। कह रहे टीआर कर्व इज अ पॉजिटिवली स्लोप। पॉजिटिवली स्लोप मतलब टीआर कैसा गया है, एकदम सीधा, ठीक है। राइजिंग फ्रॉम जीरो एंड इज स्ट्रेट लाइन, जीरो से उठाए टीआर और एक स्ट्रेट लाइन गई है, ठीक है। क्यों स्ट्रेट लाइन गई है, एज फर्म सेल इट आउटपुट एट सेम प्राइसेस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। मतलब परफेक्ट कंपटीशन में जब आप एक पीस बेचते हो 15 रुपए का बेचते हो, 2 पीस बेचते हो तो 15-15 30 रुपए का बेचते हो। जब आप 3 पीस बेचोगे तो कितने का बेचोगे, 45 रुपए का। 15-15 रुपए का एक पीस है, 4 पीस बेचो कितने बेचोगे, 60 रुपए का। तो इसीलिए ये कैसा गया है, स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट। एक बेचा 15, 2 बेचा 30, 3 बेचा 45, तो स्ट्रेट लाइन गया, इसे टीआर सीधा गया, कोई दिक्कत। और टीसी कैसे गया है, पहले कॉनकेव डाउनवर्ड फिर कॉनकेव अपवर्ड। तो ये लिखा है टीसी कर्व स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ है, इंडिकेटिंग टीसी इक्वल्स टू टीएफसी। अगर हम इस पॉइंट को नाम डाल दे ए, तो ये कहीं ओरिजिन से नहीं, कहां से, बीच से शुरू हो गया है। क्या रीजन था इसका, टोटल फिक्स कॉस्ट, है ना। आपकी फिक्स कॉस्ट तो लगी रही होती है, वेरिएबल कॉस्ट शुरुआत में नहीं लग रही थी, याद है सबको। तो यही लिखा हुआ है टीसी कर्व स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए इंडिकेटिंग टीसी इक्वल्स टू टीएफसी। टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के बराबर है, कह सकते हो किराए के बराबर है, क्योंकि कुछ आउटपुट तो नहीं बना है लेकिन गई है। एंड इज कॉनकेव डाउनवर्ड इनिशियली, शुरुआत में कॉनकेव डाउनवर्ड है, एंड अपवर्ड सब्सिक्वेंटली, उसके बाद अपवर्ड है। क्या शो कर रही है, शोइंग दैट टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस फर्स्ट एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड देन एट अ इंक्रीजिंग रेट। डाउनवर्ड मतलब डिक्रीजिंग रेट और अपवर्ड मतलब इंक्रीजिंग रेट। अभी कर्व ही एक्सप्लेन करा इन्होंने। आगे लिखा है इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर दैट अप टू ओएल लेवल ऑफ आउटपुट फर्म इज इनकरिंग लॉस एज टीसी इज ग्रेटर देन टीआर। ओएल ये है, यहां तक हो क्या रहा है, फर्म को लॉस हो रहा है, और वही बात लिखी हुई साफ साफ। आगे लिखा है एट ओएल लेवल ऑफ आउटपुट टीसी इक्वल्स टू टीआर। अब अगर एग्जैक्टली ओएल देखो, एग्जैक्टली ओएल, तो टीसी टीआर क्या हुए, सेम हुए। इससे पहले तो लॉस हो रहा है ऑब्वियस है, लेकिन जैसे ही एल आउटपुट का लेवल आया ओएल, तो टीसी टीआर क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, सही है। तो ना फर्म लॉस कमा रही है ना फर्म प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है। तो ये भी लिखा हुआ है at OL level of output TC equals to TR, that is firm making neither profit nor loss. It means firm is only breaking even. Breaking even का मतलब होता है ना कमा रहे हो ना गवा रहे हो, बस चला रहे हो, ठीक है। पॉइंट बी इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये जो पॉइंट बी है, जो ये क्या पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट। इंपॉर्टेंट है, जब एक्सप्लेन करोगे तो बताना होगा कि यहां तक के तो लॉस था, लेकिन यहाँ पे क्या आया, ब्रेक इवन पॉइंट आया। ब्रेक इवन मतलब ठीक है, कमाई इतनी आ रही है कि चल रहा है और लॉस में भी नहीं जा रहे हैं। लिखा है बियॉन्ड ओएल, बियॉन्ड ओएल मतलब ओएल के आगे, है ना। टीआर ग्रेटर देन टीसी, टीआर ज्यादा हो गया, बता दिया हमने पहले ही आपको, एल और एम के बीच। बियॉन्ड ओएल टीआर इज ग्रेटर देन टीसी, इट मींस फर्म स्टार्टेड अर्निंग प्रॉफिट। इसका मतलब फर्म क्या कमा रही है, प्रॉफिट। टिल आउटपुट ओएन, लेकिन ये प्रॉफिट भी कहां तक आ रहा है, सिर्फ ओएन तक। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, फिर लॉस हो रहा है। बियॉन्ड ओएन, है ना, ओएन के आगे टीसी ओवरटेक्स टीआर, सो फर्म अगेन स्टार्टेड इनकरिंग लॉस।
उसके आगे ON के आगे तो फिर लॉस होने लगा. So it means that firm profitable range is in between point OL and ON. फर्म की प्रॉफिटेबल रेंज कहाँ है? OL और ON के बीच. शुरुआत में जो बताया था पूरा का पूरा वही लिखा हुआ है. So one way to find the profit maximize output is to find that level of output where distance between TR and TC is maximum. कह रहे तो एक तरीका है प्रॉफिट मैक्सिमाइज फाइंड करने का. मैक्सिमाइज प्रॉफिट कहाँ होगा? जहां TR और TC का डिफरेंस सबसे ज्यादा हो. That is point OM. देखो OM पॉइंट है, OM पॉइंट पे डिफरेंस सबसे ज्यादा. नेक्स्ट क्या लिखा है? इट इज क्लियर दैट फर्म विल नॉट प्रोड्यूस एनी आउटपुट बिफोर और आफ्टर पॉइंट OM. क्लियर है कि OM के ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी. पीछे जाएगी तब भी प्रॉफिट कम हो रहा है, OM के आगे जाएगी तब भी प्रॉफिट कम हो रहा है. OM एज प्रॉफिट विल डिक्रीज एज इंडिकेटेड बाय नैरोइंग डाउन ऑफ गैप बिटवीन TR एंड TC. नजर आ रहा है OM से पहले भी गैप नैरो है, पतला है, और OM के बाद भी गैप नैरो है, तो इसलिए उसके आगे ना पीछे कहीं नहीं जाएगी. कहाँ रहेगी? OM पे, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है वहां पे. Therefore, OM is equilibrium level of output. इसीलिए OM क्या है? Equilibrium level of output. Profit earned at OM level of output is equal to CG. अच्छा, ये क्या बोला इन्होंने? कहने जो प्रॉफिट कमाई आ रही है ना OM पे, वो CG के बराबर है. अगर हम यहाँ पे पॉइंट डाल दें C और इस पॉइंट पे डाल दें G, तो प्रॉफिट कितना है? CG. ठीक है, ये लिखा हुआ है. समझा लोगे, रीड करोगे जब ये नोट्स तो बता लोगे अपने वर्ड में. ठीक है, एक बार प्रैक्टिस जरूर करना डायग्राम की. अच्छा, अभी डायग्राम में एक कंप्लीट हो गया है, पर जब बना के आओगे छोटी चीज ऐड ऑन करनी है तुम्हें. अभी हमने पूरा नहीं बनाया था. क्या चीज ऐड ऑन करनी है तुम्हें? इसके अंदर एक टीपी कर्व ऐड ऑन करना है, टोटल प्रॉफिट कर्व. ठीक है, क्या ऐड करना है? अच्छा, तुम्हें इतना तो पता है इसके बीच प्रॉफिट हो रहा है, इतने में प्रॉफिट है, तो एक टीपी कर्व यहां से बनाना, L से M तक उठा हुआ बना देना. बना दिया. L से पहले क्या हो रहा है? लॉस. अभी इसको एक्सटेंड करना और नीचे गिरा देना. मतलब दिखा रहा है एक्स एक्सिस के नीचे क्या हो रहा है? लॉस. L के आगे क्या हो रहा है? प्रॉफिट. और कहां तक हो रहा है? N तक. उसके बाद फिर से क्या हो रहा है? फिर नीचे गिरा देना, और इसको नाम देना टीपी. ये टोटल प्रॉफिट कर्व है. तो जब डायग्राम बनाना तो TR डाला, TC डाला, एक टीपी भी डाल देना. भले उसकी बात ना करना तुम कुछ भी, बस बना देना. हाँ, एक्सप्लेनेशन अभी हम आगे दे देंगे, पर अगर क्वेश्चन पूछता है तो लिखना, ना पूछता है मत लिखना, लेकिन ग्राफ कंप्लीट बनेगा. ठीक, सिंपल सा है, कुछ था नहीं इसके अंदर, वह लिखा हुआ है उसके अंदर. हमने तुम्हें पहले ही बोल दी थी सारी लिखी हुई बातें, और फिर वो लिखा था. लिखा होना जरूरी, तुम लोग रिवाइज कर सको, वरना हम लिखते भी ना ऐसे समझा देते. अच्छा, कर्व बना रहे वापस से अपना. एक लाइन आपने इधर खींची, फिर आपने यहाँ क्या डाला? देख लो, Y, O और X. फिर क्या बनाओगे अपना? TR कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन. यहां से ले जाओगे, यहां तक खींच दोगे, ये हो गया. उसके बाद क्या बनाओगे? TC यहां से स्टार्ट करेगा 20 से स्टार्ट करना, ऐसे ले जाना, ऐसे ले जाना, सांप की तरह, जैसे डाली पे सांप चलता है वैसे चला देना. ठीक है, और इसको नाम देना क्या? TC. फिर लाइनें खींच देना, एक इस पॉइंट से खींचोगे, एक इस पॉइंट से खींचोगे. हो गया. अब प्रॉफिट वाला बनाए, वाली लाइन टीपी खींचना है ना. टोटल प्रॉफिट हमें पता है, यहां से लेकर यहां तक है, खींच दिया. इसके पीछे नेगेटिव गिरा देना, इधर भी नेगेटिव गिरा देना. अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा और क्या बात लिखी है. कह रहे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट कैन ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड बाय टोटल प्रॉफिट कर्व डायरेक्टली. कह रहे तुम TRTC ना देखो, TRTC वाला एक्सप्रेशन हो गया, तुम टीपी कर्व देखो, ये वाला. इससे भी तुम बता दोगे प्रॉफिट कहां मैक्सिमाइज हो रहा है. OL तक क्या हुआ है? लॉस. ON तक क्या हुआ है? प्रॉफिट. N के आगे फिर लॉस हुआ है. और अगर हम यहाँ M पॉइंट डाल दें तो फिर यहाँ पे OM पे क्या हुआ है? प्रॉफिट मैक्सिमम. साफ नजर आ रहा है यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमम है. कंप्लीट है. ठीक है, रीड कर सकते हो. इट इज क्लियर दैट अप टू OL TP कर्व इज बिलो एक्स एक्सिस है, इंडिकेटिंग लॉस. क्या नजर आ रहा है? लॉस हो रहा है. सेम गोज बियॉन्ड ON लेवल ऑफ आउटपुट. ON के आगे भी सेम है, नीचे आ रहा है, लॉस हो रहा है. सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट विल बी बिटवीन OL एंड ON. OL और ON के बीच है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट. लेवल ऑफ आउटपुट एंड इट विल बी वेयर TP कर्व इज मैक्सिमम. और वहां होगा जहां TP सबसे ऊपर छू रहा है. ऊपर कहां छू रहा है? इस पॉइंट पे. दैट इज आउटपुट OM. Thus OM is equilibrium level of output. अच्छा, कुछ लिमिटेशन देख लेते हैं TRTC अप्रोच की. लिमिटेशन मतलब खामियां क्या है. ठीक है, बहुत सिंपल है, तुम्हें दिखी होगी. जब तुम गैप उसका निकाल रहे थे तो एग्जैक्टली गैप मैक्सिमम नहीं था. TRTC का गैप निकाला था ना, मैक्सिमम था एग्जैक्टली नहीं था. ठीक है, वो बस एक खींच दी गई थी लाइन. तो ये लिमिटेशन है. तो पहली लिमिटेशन क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट एट ग्लैंस द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड
टोटल कॉस्ट कर्व। जो ग्लैंस देख के आप ये जो टीआर और ये टीसी जा रहे थे, ये मैक्सिमम है, ये एकदम देना एक्यूरेट पॉसिबल नहीं है। एक बार देख के बता देना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट अ ग्लांस द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। नीचे सेकंड क्या है, इन दिस मेथड प्राइस पर यूनिट आउटपुट कैन नॉट बी नोन। अच्छा देखो, इस ग्राफ में हमने कहीं प्राइस प्लॉट नहीं करा था, है ना। तो कह रहे हैं इन दिस मेथड प्राइस पर यूनिट आउटपुट कैन नॉट बी नोन इजिली फ्रॉम द डायग्राम सिंस प्राइस इज नॉट डायरेक्टली शोन इन द डायग्राम। ठीक है, कह रहे प्राइस निकालना पॉसिबल नहीं है, कहीं प्राइस तो दिखाया ही नहीं गया ना डायग्राम में, टीआरटीसी दिखा दिया गया बस। दूसरे अप्रोच पे आ रहे हैं, टीआरटीसी खत्म, नेक्स्ट अप्रोच क्या था, एमआरएमसी, मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। कहां प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। अच्छा हम तुम्हें डायग्राम पहले बता देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। मार्जिनल रेवेन्यू का डायग्राम कैसे होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में सीधी लाइन जाती है हमारी, ठीक है। यहीं पे एआर होता है, यहीं पे पी होता है, याद है। मार्जिनल कॉस्ट कैसा होने वाला है, मार्जिनल कॉस्ट ऐसे बनता है, यू शेप, यू, ठीक। तो अगर कंबाइन करें, एमआर सीधा बनता है, एमसी मार्जिनल कॉस्ट ऐसे बनता है, तो अगर कंबाइन करो कैसे बनेगा, सही है, बस ये बनने वाला है। अभी आगे यही बनाएंगे हम लोग, कुछ नहीं इसके अलावा। एमआर एमसी के डायग्राम बता देंगे तुम्हें, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के 3 रूल की बात करने वाले हैं। जब एमआर एमसी अप्रोच चलेगा 3 रूल होते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के, ठीक है। पहला है अ रूल टू डिसाइड वेदर और नॉट टू प्रोड्यूस इन शॉर्ट रन। कह रहे हैं ये रूल डिसाइड करेगा छोटे समय में सामान बनाए या ना बनाए। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बिजनेस तो बहुत महीनों से कर रहे हो, एक महीना आया सीजन ऑफ का, आपका काम ऑफ है, तो ये भी तो हो सकता है आप उस महीने दुकान ही बंद कर दो, फिर अगले महीने से खोल लेना, ठीक है। हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, एक महीना ऑफ रहा, आप दुकान ऑफ कर दो अपनी, अगले महीने फिर खोल लेना, ठीक है। एग्जाम्पल तुम्हें हम देते हैं, एक आपकी ये शॉप है, ठीक है ना, इस पे आपका रेंट जाता है से 10,000 रुपए, सही है, कितना जाता है। और इसी शॉप पे आप एक वर्कर बिठाते हो, उसको आप 5,000 रुपये महीना देते हो, सही है। तो इसमें से फिक्स कॉस्ट क्या होगी, 10,000 रेंट मान लेते हैं, दोनों वैसे फिक्स होंगी पर मान लेते हैं ये फिक्स कॉस्ट है। ये 5,000 मान लेते हैं, अगर तुम एक महीने इसको छुट्टी पे दे सकते हो ना, कि भैया एक महीना काम नहीं चल रहा है, छुट्टी पे रहो, अगले महीने से फिर आने लगना, हो सकता है। तो इस 5,000 को मान लेते हैं, कौन सी कॉस्ट है ये, वेरिएबल कॉस्ट है। तो आपने देखा एक महीने का खर्चा 15,000 है, एग्जाम्पल, ठीक। ये 1 मंथ की बात हो रही है, एक महीने की बात हो रही है। अब मान लेते ऑफ सीजन आ गया या ऑफ मंथ आ गया, आपका काम अच्छे से नहीं चल रहा है, काम आपका डाउन होने वाला है। तो आपने देखा भैया काम डाउन होने वाला है, एक महीना है भले ही, आपने देखा टोटल खर्चा कितना होना है, 15,000। 15,000 खर्चा होना है, काम बंद है तब भी कोई कमाई नहीं आएगी, 15,000 खर्चा होगा, 15,000 लॉस होगा प्योर ये, ठीक है। और शॉर्ट रन है, हम बंद करके तो भागोगे नहीं एक महीने के लिए कि बंद ही कर दोगे बिजनेस, बंद नहीं करोगे। हाँ, दुकान एक महीने क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तुमने देखा अगर हम दुकान खोल लेंगे, ठीक है, तो हमें ये भी देना पड़ेगा 5,000 और 10,000 तो देना ही देना है, ठीक है। आपको 5,000 देना पड़ेगा और 10,000, और जब वो दुकान पे बैठेगा ना वर्कर, तो 3,000 मान लो कमा लेगा। कितना कमा लेगा, तो आपने एक महीने दुकान खोल ली, 3,000 रुपए कमा लिए, सही है, 3,000 कमा लिए। लॉस कितना हुआ, 12,000 रुपए का। साफ समझ में आ रहा है ना, 15 का आपका पूरा खर्चा है, सिर्फ 3,000 कमाए, लॉस कितना हुआ। अच्छा एक बात सोचो, अगर दुकान बंद कर देते तुम, तो वर्कर को छुट्टी दे देते एक महीने की, कितना लॉस होता। ये तो काम करने में नुकसान हो गया, दुकान खोलने में क्या हो गया, नुकसान हो गया। अच्छा ऐसे ही ये हो सकता था कि आपने एक महीने दुकान तो खोली, दूसरा केस हो सकता था आपने कमा लिए से 7,000 रुपए, कितने कमा लिए, अब कितना लॉस हुआ, 8,000 का लॉस हुआ। यहां कितना लॉस हो रहा था, 12,000। तो अगर तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है कि तुम जब दुकान पे बैठ रहे हो, दुकान खुलवा रहे हो, तो तुम वेरिएबल कॉस्ट कवर कर ले रहे हो, इस केस में वेरिएबल कॉस्ट कवर हो गई है, 5,000 वेरिएबल कॉस्ट कवर हो गई है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी कमा लिया तुमने। तो ये तो तुम अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो काम करोगे, दुकान खोलोगे। और अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि भैया दुकान खोलने से वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही, तो इससे अच्छा क्या करते, दुकान बंद रखते, क्लोज रखते तो कितना खर्चा होता, सिर्फ 10,000। कुछ समझ में आ रहा है। तो फर्म तभी प्रोड्यूस करती है जब वो एटलीस्ट क्या कवर कर ले, टोटल
वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आया कंसेप्ट क्या बताया हमने? ठीक है, तभी दुकान खोलोगे जब एटलीस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट कवर कर लो। अब पढ़ो क्या लिखा है। लिखा इन द शॉर्ट रन, छोटे समय में अ फर्म स्टिल हैज टू पे फिक्स कॉस्ट, फर्म को फिक्स कॉस्ट देनी पड़ती है। इवन इफ इट स्टॉप्स मेकिंग एनीथिंग, अगर वो बिजनेस बंद भी कर दे 1 महीने के लिए तब भी। द फर्म विल कीप प्रोड्यूसिंग एज लॉन्ग एज द प्राइस कवर एटलीस्ट इट्स वेरिएबल कॉस्ट। कह रहे हैं अगर ऑफ सीजन भी है आप बनाते रहोगे, अगर एटलीस्ट आप क्या कवर कर लो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, प्राइस का मतलब यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू है, याद रखना। प्राइस का मतलब क्या है? एवरेज रेवेन्यू। प्राइस कहो एवरेज रेवेन्यू कहो, बात एक ही है। तो आप अगर रेवेन्यू इतना कमाए ले रहे हो, कितना कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, तो काम करोगे या नहीं करोगे? करोगे। तो यही लिखा हुआ है कि एज लॉन्ग द फर्म विल कीप प्रोड्यूसिंग एज लॉन्ग एज द प्राइस कवर एटलीस्ट इट्स वेरिएबल कॉस्ट। इफ द प्राइस कैन कवर द वेरिएबल कॉस्ट एंड हेल्प पे सम फिक्स कॉस्ट, फर्म लूजेस लेस बाय कंटिन्यूइंग टू प्रोड्यूस। ये क्या लिखा है? ये सिचुएशन है। आपने प्रोड्यूस करा 5,000 नहीं 7,000 कमा लिए, वेरिएबल कॉस्ट भी कवर हो गई और थोड़ी सी फिक्स कॉस्ट भी कवर हुई। लॉस कितना हुआ? सिर्फ 8,000। बंद करने पे कितना होता? 10,000। आ रहा है समझ में? ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, लिखा है इफ द प्राइस कैन कवर द वेरिएबल कॉस्ट एंड हेल्प पे सम फिक्स कॉस्ट, द फर्म लूजेस लेस बाय कंटिन्यूइंग टू प्रोड्यूस। कह रहे फर्म को कम घाटा हो रहा है बना के, तो फर्म बनाएगी। लेकिन हाउएवर इफ द प्राइस फॉल्स बिलो द वेरिएबल कॉस्ट, आपने वो कमाया वेरिएबल कॉस्ट के नीचे है, तो क्या हुआ? इट्स बेटर फॉर द फर्म टू शट डाउन। ज्यादा अच्छा रहता दुकान का शटर गिराए रहते, 5,000 वेरिएबल कॉस्ट ना देनी पड़ती। ठीक है, बिकॉज इट विल लूज लेस मनी दैट वे, तब आप कम घाटे में जाते। कौन सी सिचुएशन है ये वाली। इसमें आप बंद कर देते तो अच्छा रहता, क्योंकि 3 ही कमाया, 5 वेरिएबल दे दी, लेबर को पैसा दे दिया। बिकॉज इट विल लूज लेस मनी दैट वे, जस्ट द फिक्स कॉस्ट। क्या घाटा से थे? सिर्फ फिक्स कॉस्ट का, सिर्फ रेंट का। इंस्टेड ऑफ बोथ फिक्स एंड वेरिएबल। और इस सिचुएशन में कौन सा झेलना पड़ गया? फिक्स भी झेलना पड़ा, थोड़ा वेरिएबल भी झेलना पड़ गया। सो द फर्म कीप प्रोड्यूसिंग इफ इट लॉसेस लेस देन इट वुड बी स्टॉपिंग। फर्म प्रोड्यूस तभी करेगी जब उसका लॉस कम हो, वरना वो ना ही बनाना पसंद करेगी। अब बताओ ये समझ में आया क्या बताया हमने? एक नॉर्मल सी सिचुएशन तुम्हारे सामने क्रिएट करी कि आप बिजनेस बंद करके कम घाटे में हो तो बंदी करोगे, आप बिजनेस चला के कम घाटे में तो चलाओगे। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है कि भैया चला के वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं कवर हो रही, तो आप बंद करना ही पसंद करोगे। यही लिखा है इसके अंदर पूरा। ये फर्स्ट रूल है, वेदर टू प्रोड्यूस और नॉट टू प्रोड्यूस। रूल 1 अब क्या रहा? इससे क्या नजर आया? रूल 1 इन शॉर्ट, अभी रूल 1 बोला ही था, समझाया था कि रूल 1 क्या होने वाला है, पर रूल 1 नजर आ गया। रूल 1 क्या नजर आया? प्राइस या फिर एवरेज रेवेन्यू, बात एक ही होती है, बताया। प्राइस अगर या एवरेज रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा या बराबर है तो आप कंटिन्यू करोगे। लिखा है इन शॉर्ट रन फर्म शुड प्रोड्यूस इफ एंड ओनली इफ प्राइस और एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। रूल नंबर 1, अगर आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा या बराबर जा रहा है तो आप बनाओगे। या फिर नीचे क्या लिखा है? टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ज्यादा या बराबर जा रहा है तो आप बनाओगे। यही बात समझाई थी और यही बात लिखी थी हमने आपको TRTVC पे समझाई थी, है ना। हमने टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट समझाई थी। तो टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहो या एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहो, सेम ही बात रहेगी। ये आपका एक कह सकते हो कंडीशन है, रूल है फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड रूल, 3 रूल है ना, सेकंड रूल पे आते हैं। सेकंड रूल कहता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज वहां होगा जहां MRMC बराबर हो। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो। क्या मतलब होता है इसका? मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट का, देखो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है एक एडिशन से, ठीक है, एक एडिशन से रेवेन्यू में चेंज आ रहा है, उसे मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, एक एडिशन से जो रेवेन्यू में चेंज आ रहा है उसे क्या कहोगे? और मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? एक एडिशन से जो कॉस्ट में चेंज आ रहा है, यही तो होगा। क्या लिखा है पढ़ते हैं? कह रहे हैं फर्म मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट। जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा फर्म क्या करेगी? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगी। ठीक है, सेकंड रूल की बात हो रही है। इफ MR इज ग्रेटर देन MC, कह रहे मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा आया किससे? मार्जिनल कॉस्ट से। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप कमा ज्यादा लोगे, है ना, और कॉस्ट कम जाने वाली है, तो और बनाने की सोचोगे। रेवेन्यू ज्यादा आने वाला है, कॉस्ट कम आने वाली है, एक और पीस बनाने की सोचोगे। अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि अभी एक बनाया इतना आया, अगला और बनाएंगे तो मार्जिन रेवेन्यू और आएगा,
तो आप और बनाओगे, ठीक है। तो लिखा है इफ MR इज ग्रेटर देन MC, फर्म कैन मेक मोर प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग मोर। तुम्हें नजर आ रहा है रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, कॉस्ट तो कम लग रही है, तो आप कहोगे और बनाओ। बिकॉज द एक्स्ट्रा रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग एन एडिशनल यूनिट इज ग्रेटर, क्योंकि आपका जो रेवेन्यू है वो ग्रेटर है कॉस्ट से। सिंपल सी बात है ना ये तो, कॉस्ट। इफ अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर MC छोटा आ रहा है मार्जिनल रेवेन्यू से, अब क्या करोगे? अरे कॉस्ट ज्यादा आ रही है, रेवेन्यू कम है, पीछे चले आओ, कम बनाओ, ठीक है ना। उल्टा लिख दिया, MC ग्रेटर देन MR, ठीक है ना। कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो क्या करेगी? इफ MC ग्रेटर, द फर्म लूजेस प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग मोर। ज्यादा बनाने से तो प्रॉफिट जा रहा है आपका उल्टा, सो इट शुड प्रोड्यूस लेस। तो आप कहोगे पीछे चलो, तो कहां रेस्ट करोगे? MR इक्वल्स टू MC। MR जब बड़ा है तब आगे बढ़ने की सोच रहे हो, MC बड़ा है तो पीछे आने की सोच रहे हो, तो रुकोगे कहां? When MR equals to MC। आ रहा है सेकंड रूल क्यों है और क्या है, ठीक है। When MC, the firm is at profit maximization level of output, as producing more or less would decrease profit। कम बनाओगे, सोचो यहां हो तब भी प्रॉफिट कम है, बढ़ाने से बढ़ेगा, और इस पे हो तब भी प्रॉफिट कम है, घटाने से बढ़ेगा, तो रेस्ट कहां हो रहा है? MR equals to MC। अब एक लास्ट बात करते हैं फिर खत्म करते हैं। थर्ड रूल कहता है कि MC MR को नीचे से काट रही हो, ठीक, मतलब MC कर्व मस्ट इंटरसेक्ट MR कर्व फ्रॉम बिलो। मतलब देखो अभी हमने बनाया ना, MR कैसे था? स्ट्रेट लाइन। MC कैसे था? ऐसा। तो एक जगह यहां कट करें MR MC, और एक जगह यहां कट करें। रूल क्या कह रहा है? MR MC बराबर हो, MR MC बराबर हो। थर्ड रूल कह रहा है MC मस्ट इंटरसेक्ट MR फ्रॉम बिलो। नीचे से MC कहां काट रही है? इस पॉइंट को काट रही है, इस पॉइंट को। MC नीचे से कहां से काट रही है? इस पॉइंट से या इस पॉइंट से? आगे वाले पॉइंट में। साफ समझ में आ रहा है ना? यहां तो MC ऊपर से काट रही है, यहां नीचे से काट रही है, तो कौन सा होगा? ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। खत्म हो गया है। अब रीजन पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। फॉर प्रॉफिट टू बी मैक्सिमाइज, कह रहे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, इट्स नॉट इनफ फॉर मार्जिनल कॉस्ट टू सिंपली इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू। कह रहे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो, इतना ही काफी नहीं है तो जरूरी है भी, लेकिन इतना सिर्फ काफी नहीं है। क्यों नहीं काफी है? To ensure profit maximization rather than minimization, MC should be less than MR at slightly lower output and MC should be greater than MR at slightly higher output। क्या बोला इन्होंने? देखो ये तो इक्विलिब्रियम में बात समझ में आ गई। इससे पीछे की सिचुएशन में क्या है? इससे पीछे की सिचुएशन में MR बड़ा है MC से, नजर आ रहा है? MR कर्व ऊपर है, MC कर्व नीचे है, और इस पॉइंट के बाद से क्या हो रहा है? इस पॉइंट के बाद से तो नजर आ रहा है MC बड़ा है MR से, आ रहा है नजर, MC ऊपर चला गया MR, ठीक है। तो यहां पे यही लिखा था, टू एंश्योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन MC शुड बी लेस देन MR एट स्लाइटली लोअर आउटपुट। कह रहे लोअर आउटपुट पे MC छोटा होना चाहिए, किससे? MR से। देखो छोटा है ना। एंड MC शुड बी ग्रेटर देन MR एट स्लाइटली हायर आउटपुट। अब इससे हायर चले जाओ तो MC क्या है? बड़ा है, ठीक है, यही लिखा है एट स्लाइटली लोअर एंड MC शुड बी ग्रेटर देन MR एट स्लाइटली हायर। हायर पे MC बड़ा होना चाहिए। दिस एंश्योर दैट फर्म इज एट द ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ये एंश्योर करेगा कि आप ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो अभी हम क्यों है समझा देंगे। वुड रिड्यूस प्रॉफिट, इसके अलावा कहीं भी प्रॉफिट कम है। अब देखते हैं, अच्छा यहां पे हो ना, MR MC से बड़ा है, तो अगर मान लो यहां हो, आगे बढ़ने की सोचोगे या पीछे आने की? MR ज्यादा है, अभी बताया था इससे पहले, अगर MR ज्यादा है तुम सोचोगे और बनाओ, कम करो और बनाओ। MR बड़ा है, मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, आगे बढ़ने की सोचोगे। तो अगर इस पॉइंट पे होगे तो कहां आगे खिसकोगे? और अगर MC बड़ा है MR से तो क्या सोचोगे? कम बनाओ, पीछे चलो। तो यहां से पीछे चले जाओगे, कहां रेस्ट करोगे? ठीक है, ये पॉइंट क्यों नहीं है ये नहीं पूछा, ये पॉइंट भी तो हो सकता है, ये क्यों नहीं है देखें। अच्छा इससे पहले क्या हो रहा है, इसको हटा देना पूरा। इससे पहले क्या हो रहा है? पॉइंट से पहले कौन बड़ा है? MC ग्रेटर देन MR है ना। इस पॉइंट से पहले MC ऊपर है, MR नीचे है। अरे MC MR से बड़ा है तो पीछे भागोगे या आगे भागोगे? MC बड़ा है, तुम सोचो कम बनाओ, तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि हम यहां से तो आप पीछे पुश हो रहे हो, ठीक है, आ रहा है कुछ समझ में। और इसके आगे क्या हो रहा है? MR ग्रेटर MC है, यहां के बाद कौन बड़ा है? MR ऊपर है, MC नीचे। और MR MC से बड़ा होता है तो आगे भागते हो पीछे? आगे भागते हो, इधर भागोगे। तो ये पॉइंट तो
हो ही नहीं सकता, तो ये पॉइंट है। तो अब रीड कर सकते हो, यही लिखा हुआ है कि पीछे वाल कौन बड़ा होना चाहिए, एमआर, आगे वाल एमसी बड़ा होना चाहिए, तब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। अब खत्म कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन से, ठीक है। अब ग्राफ को पहले 3 रूल लिखोगे, 3 प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के रूल लिखोगे। पहला क्या था, एवरेज रेवेन्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट। एक और था, टोटल रेवेन्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यही था ना। ये पहला कंडीशन सही है, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड क्या थी, एमसी मस्ट बी इक्वल्स टू एमआर या फिर एमआर इक्वल्स टू एमसी। और थर्ड क्या था, एमसी मस्ट कट फ्रॉम बिलो। इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के रूल है या फिर इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है। अब देख लो क्या लिखा है, खत्म हो जाएगा। लिखा है एमसी इक्वल्स टू एमआर एट 2 पॉइंट्स, कह रहे 2 पॉइंट पे एमसी एमआर के बराबर है, एक पॉइंट आर एक पॉइंट के, ठीक है। पॉइंट आर आउटपुट ओ Q1, अगर हम इस आर से नीचे लाइन खींच दें तो इसको Q1 नाम दे दें, तो आर पे आउटपुट क्या है, ओ Q1 इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। ये एक ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट क्यों है, यहाँ पे जस्ट फर्म प्रॉफिट और लॉस से हटी, यहाँ पे नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। कह रहे पॉइंट आर आउटपुट ओके इज अ ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द फर्म जस्ट कवर इट्स कॉस्ट। यहाँ पे फर्म ने अपनी सिर्फ कॉस्ट को कवर किया है और कुछ नहीं। पॉइंट के आगे वाला, और इसको अगर हम नाम दे दें Q2, तो लिखा है पॉइंट के रिप्रेजेंट द प्रॉफिट मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट, दैट इज आउटपुट ओ Q2। कह रहे पॉइंट के ने रिप्रेजेंट करा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट बेस्ड ऑन दीज 3 कंडीशंस। फर्स्ट को हटा भी दोगे तो बेस्ड ऑन दीज 2 कंडीशंस। एमसी एमआर के बराबर है, एमसी नीचे से काटा है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, एट OQ1। OQ1 अब बस तुम्हें समझा देना है कि बाकी पॉइंट क्यों नहीं है और बाकी पॉइंट क्यों है, बस ये समझाना है, खत्म हो जाएगा। एट OQ1 जो कि एक ब्रेक इवन पॉइंट है, लिखा है द फर्म इनकर लॉस। इससे पहले फर्म क्या कमा रही थी, लॉस कमा रही थी, अंटिल इट रीचेस दिस लेवल, जब तक इस लेवल पे नहीं पहुंची। एज एमसी इज ग्रेटर देन एमआर, इससे पीछे क्या हो रहा था, एमसी ग्रेटर देन एमआर था, मतलब फर्म किस में थी, लॉस में थी। इफ आउटपुट एक्सीड OQ1, अब OQ1 के आगे चले जाओगे तो क्या हो रहा है, एमआर ग्रेटर देन एमसी है ना। OQ1 के आगे जाओगे, एमआर ग्रेटर देन एमसी है। इसका मतलब क्या, मीनिंग द फर्म अर्न्स प्रॉफिट, फर्म क्या कमा रही है, एमआर ज्यादा है। सो द फर्म विल नॉट स्टॉप, रुकेगी फर्म OQ1 पे, प्रॉफिट आना शुरू होगा तो रुकोगे कि आगे बढ़ोगे, आगे बढ़, बिकॉज इट कैन स्टिल अर्न प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग आउटपुट टू OQ2। अब ये OQ2 तक भाग जाएगी क्योंकि उसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, आ रहा समझ में। अब आते हैं फॉर आउटपुट जस्ट बिलो OQ2। OQ2 से पीछे क्या हो रहा है, MC लेस देन MR है। OQ2 से पीछे ये यही है ना, MC छोटी है, MR बड़ा है, आप कंटिन्यू करोगे। सो इंक्रीजिंग आउटपुट इंक्रीजेस प्रॉफिट, OQ2 से पीछे आप आगे ही बढ़ोगे, आगे पुश डाउन करोगे, सही है। फॉर आउटपुट जस्ट अबव OQ2, OQ2 के बाद क्या होगा, सारी बातें मैं समझा दी थी पीछे तुमको, आप पीछे पुश डाउन करोगे। OQ2 के बाद कौन बड़ा है, MC ग्रेटर देन MR है ना, तो आप कहां पुश करोगे, पीछे। लिखा है फॉर आउटपुट जस्ट अबव OQ2 MC इज ग्रेटर देन MR, सो रिड्यूसिंग आउटपुट इंक्रीजेस प्रॉफिट। ना एक्सप्लेन इतना करना पड़ेगा 12वें में, सीधे नहीं बताना भाई, ये एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा आपको। खैर अब आए थे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, ये बातें समझाई, सारे पॉइंट फेल करा दिए कि पीछे क्यों नहीं, उधर क्यों नहीं, OQ2 ही क्यों, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, पॉइंट के इज द ट्रू इक्विलिब्रियम वेयर MC इक्वल्स टू MR। एट दिस पॉइंट एनी चेंज इन आउटपुट विल रिड्यूस प्रॉफिट। पीछे जाओगे प्रॉफिट कम हो रहा है, आगे बढ़ने की सोचोगे, उधर जाओगे तब भी प्रॉफिट कम हो रहा है, पीछे आने की सोचोगे, आ रहा है समझ में। अब ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन जो इन्होंने कंडीशन बोली थी ज्योमेट्रिकली भी पास हो रही है। कह रहे MC कर्व शुड इंटरसेक्ट MR कर्व फ्रॉम बिलो फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन व्हिच इज डिपिक्टेड फ्रॉम द फिगर। MC नीचे से आना चाहिए, ये डिपिक्ट हो रहा है फिगर से। समरी ऑफ कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन MC MR नेसेसरी फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कह रहे इसकी अभी इतनी बात नहीं कर रहे हैं, ये नेसेसरी है, MC को MR जरूरी है। आगे लिखा है नेसेसरी फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सेकंड कंडीशन MC कर्व इंटरसेक्ट MR कर्व फ्रॉम बिलो, MC नीचे से काटे, एंश्योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दैट इज पॉजिटिवली स्लो MC कर्व। और ये जो पॉइंट नीचे से काट रहा है ये भी जरूरी है, ये एंश्योर कर रहा है आपको प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमाइज, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है। दीज टू कंडीशन टुगेदर आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और लॉस मिनिमाइजेशन। जो बताया हमने वही है, भाषा में लिखा है, जो समझाया वही लिखा है। लास्ट बचा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है और शट डाउन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट जहां आप ना कमा रहे हो ना गवा रहे हो, आप कंटिन्यू करोगे। शट डाउन पॉइंट क्या होता है,
जहां आप सोच रहे हो क्या बंद कर रहे हैं, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या लिखा है, डेफिनेशन, पॉइंट एट विच फर्म टोटल रेवेन्यू एग्जैक्टली इक्वल्स टोटल कॉस्ट, ठीक है, मीनिंग देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, फर्म कवर बोथ इट्स फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, आप सब कवर करे ले रहे हो, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होगा, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होगा। इफ द ब्रेक इवन पॉइंट प्राइस इक्वल्स टू एवरेज टोटल कॉस्ट P इक्वल्स टू ATC, ये क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, फर्म अर्न्स जीरो प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं किस पे, शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट क्या होगा, डेफिनेशन, पॉइंट एट विच फर्म टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट, समझा दिया था पूरा, जो आप कमा रहे हो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कवर कर ले रहे हो, मीनिंग द फर्म ओनली कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट बट नॉट इट्स फिक्स कॉस्ट, आप फिक्स कॉस्ट नहीं वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहे हो। द फर्म इज एट द पॉइंट वेयर इट शुड टेम्पररी स्टॉप प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन, इस पॉइंट पे हो कि बंद भी कर दो तब भी ठीक है ना, स्टॉप कर सकते हो। कंडीशन एट द शट डाउन पॉइंट प्राइस इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, प्राइस इक्वल्स टू ABC, इफ द प्राइस फॉल्स बिलो ABC, इसके नीचे चला गया तब क्या होगा, तब तो बंद ही कर दो, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं उठा रहे हो ना, है ना। द फर्म कैन नॉट कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट एंड शुड शट डाउन, तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे बोर्ड में क्वेश्चन आया था, डिफरेंस बिटवीन ब्रेक इवन और शट डाउन, फिर कंप्लीट हो गया आपका।